नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी के जो मेन कंसेप्ट हैं उनको हम किसके थ्रू, ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे और आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो कल्चरल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को समझिए, कल्चरल हार्ट जो है। कल्चरल हार्ट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कल्चरल ज्योग्राफी है या सांस्कृतिक जो भूगोल है उसके जो जनक हैं या फिर उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्क किया हुआ है कल्चरल ज्योग्राफी में वो आता है कार्ल सावर का। और कार्ल सावर जो है उन्होंने कल्चरल हार्ट की संकल्पना है वो दी थी, कल्चरल हार्ट। और ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये भी कल्चरल हार्ट से रिलेटेड है। कल्चरल हार्ट का मतलब होता है सांस्कृतिक तल या फिर सांस्कृतिक भट्टी भी बोलते हैं इसको, सांस्कृतिक तल। इसका मतलब होता है कि किसी भी संस्कृति का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, उद्गम जो स्थल है उसको, उसकी संकल्पना दी थी कार्ल सावर ने। तो इसमें देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट जो भी कोई भी क्षेत्र है उसका उद्गम प्रमुख जो स्थल है वो क्या है। तो इसमें जो दक्षिण अमेरिका है या जो लैटिन अमेरिका है उसमें ये है इंडियन सभ्यता यहाँ दिखाया हुआ है। और हमें पता है पेरू में जो ये इंका सभ्यता है ये यहाँ से इसका उद्भव माना जाता है, इंका सभ्यता पेरू में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लैटिन अमेरिका है उसका जो कल्चरल हार्ट है वो क्या है, तो इंका सभ्यता। और जो अमेरिका है या मेक्सिको कल्चर है उसका है माया सभ्यता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कल्चरल हार्ट जो है प्रमुख, विश्व के प्रमुख कल्चरल हार्ट जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये वर्ल्ड के कल्चरल हार्ट है। नेक्स्ट है जो अफ्रीका है, विषुवतीय अफ्रीका है, उसका है ये नाइजीरिया के आसपास वाला है। वेस्ट अफ्रीका जो है यहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और जो अरब या इस्लामिक जो स्टेट है उसका मेसोपोटामियन सभ्यता बोल सकते हैं अपन, दजला फरात नदी के क्षेत्र का ये रीजन है। और इंडस वैली भारतीय संस्कृति है, उसका जो कल्चरल हार्ट है वो है इंडस वैली। इसी प्रकार से जो चाइना रीजन है उसका कल्चरल हार्ट नॉर्थ चाइना है। और ये चायोफ्राया नदी बेसिन है, साउथर्न जो एशिया है उसका। तो ये यहाँ पर विश्व के प्रमुख कल्चरल हार्ट देखे हैं अपन ने। नेक्स्ट अपन इस पे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा व विधि किसने विकसित की। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी बताइए आप किसने दी थी। हमने ह्यूमन पारिस्थितिकी देखा है, ह्यूमन पारिस्थितिकी। और कल्चरल पारिस्थितिकी जो है वो बताइए आप किसने। ह्यूमन पारिस्थितिकी का कंसेप्ट जो है वो हार्लोन बैरोज का है। हार्लोन बैरोज ये अमेरिकन विद्वान है, हार्लोन बैरोज। और जो सांस्कृतिक पारिस्थितिकी है वो आपको बताना है डेनियल बेल, एच बेबोक, इमाइल दुर्खाइम और जे स्टीवर्ट। इन चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डेनियल बेल जो है इनका पोस्ट मॉडर्न जो सोसाइटी है उस पर वर्क है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इसका वर्क है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर आधुनिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी फिर इसका वर्क है। और इसका एक इंपॉर्टेंट बुक है डेनियल बेल की, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जहाँ मैंने प्रमुख जो थिंकर्स कराए हैं उनमें इन सब का वर्णन है। तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं उन लेक्चर्स में जाके और रिवाइज कर सकते हैं। एच बेबोक जो है वो ऑस्ट्रियन। और इनकी जो बुक है या इनका जो वर्क है वो जो अर्बन कल्चर है उस पर इनका वर्क है, अर्बन कल्चर पर इनका वर्क है। और इनकी बुक है सांस्कृतिक सोपान से रिलेटेड इनकी बुक है, कल्चरल स्टेप से रिलेटेड इनकी बुक है। सांस्कृतिक सोपानों का सिद्धांत दिया इन्होंने, सांस्कृतिक सोपान। तो एच बेबोक से आप रिलेटेड ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अर्बन कल्चर के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बेबाक होते हैं, बोल्ड होते हैं। और वो क्या है, सांस्कृतिक सोपान है उनको निरंतर पार करते जाते हैं। इमाइल दुर्खाइम जो है ये फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, फ्रांसीसी है ये, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और ये सामाजिक विज्ञानी भी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और सामाजिक विज्ञानी भी हैं ये। और इन्होंने किस पे वर्क है इनका वर्क है लेबर पे, डिवीज़न ऑफ लेबर भी याद रख सकते हैं। लेबर जो है वो हमेशा दुखी रहती है तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, डिवीज़न ऑफ लेबर इनकी बुक है, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बुक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर इनकी बुक है, इमाइल दुर्खाइम की, ई दुर्खाइम भी लिखा सकता है। और जे स्टीवर्ट जो है ये अमेरिकन है और इनका वर्क है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी पर। और इनको सांस्कृतिक पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है, और द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज इनकी बुक है, द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। ये डायरेक्ट बुक भी पूछी जा सकती है इनकी, थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। तो आपको ये क्वेश्चन आया होगा, द थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सांस्कृतिक सजातीयता से रिलेटेड है, इसका आंसर क्या होगा, जे स्टीवर्ट। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सजातीयता द्वारा चित्रित सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। सांस्कृतिक सजातीयता, समानता होनी चाहिए, संस्कृति जो है उनकी एक समान हो और एक भौगोलिक क्षेत्र में वो रह रहे हों। तो इस प्रकार का प्रदेश है उसको अपन क्या बोलेंगे, भौगोलिक प्रदेश।
भौगोलिक प्रदेश का मतलब हो गया कि भौतिक जो विशेषताएं हैं वो समान, भौतिक विशेषताएं, भौतिक प्लस मानवीय विशेषताएं भी समान होनी चाहिए, मानवीय विशेषताएं, मानवीय विशेषताएं, प्राकृतिक प्लस मानवीय भी बोल सकते हैं, भौतिक प्लस मानवीय भी बोल सकते हैं। ये हो गया भौगोलिक संप्रदाय। नेक्स्ट है जनसंख्या प्रदेश। जनसंख्या प्रदेश विश्व को जैसे अपन मोस्ट पॉपुलेटेड जो रीजन में बांटते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया, इस प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया प्रमुख जो अपन ने बांटे हैं जनसंख्या प्रदेश पूर्वी एशिया। तो सबसे बड़ा है दक्षिण पूर्वी एशिया एक नंबर पे, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया है। इसमें चीन जापान ये वाले देश आते हैं, इसमें भारत पाकिस्तान बांग्लादेश ये वाले आते हैं। तो ये हो गया जनसंख्या प्रदेश का उदाहरण। फिर है नगरीय प्रदेश। नगरीय प्रदेश को अपन ने पहले भी देखा था, फंक्शनल रीजन है ये, और इनमें जो सांस्कृतिक समानता है वो नहीं होती, अलग अलग संस्कृति से आए हुए लोग इसमें जो रहने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिमंडल। तो अपना आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक सजातीयता जो है वो किसमें पाई जाएगी, सांस्कृतिक परिमंडल में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक ऑर्डर पूछा जाता है, आपको बताना होता है कि सबसे पहले कल्चरल जो वर्ल्ड है वो आता है, सबसे पहले कल्चरल वर्ल्ड सबसे बड़ा है, फिर कल्चरल रीजन है, कल्चरल रीजन, फिर है कल्चरल कॉम्प्लेक्स, और फिर है कल्चरल ट्रेट। तो आप इसको ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हैं। कल्चरल ट्रेट में क्या आता है, जैसे अपना घर हो गया, घर में क्या हो गया, घर में फर्नीचर हो गया, अपने फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग होगी घर की। तो ये सब जैसे सबसे छोटा जो पार्ट है वो है ट्रेट इसमें। और फिर कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, जैसे अपना गाँव हो गया, गाँव में जो भी गांव की प्राकृतिक विशेषताएं हैं, गांव में खेल का मैदान हो गया, इस प्रकार से खेल का मैदान, गांव में स्कूल हो गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। और फिर कल्चरल रीजन क्या हो गया, जैसे एक समान भाषा संस्कृति वाला जो प्रदेश हो जाएगा वो अपना इसमें आ जाएगा कल्चरल रीजन, समान भाषा और संस्कृति विशेषता वाला। कल्चरल वर्ल्ड जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, जैसे विश्व को अलग अलग विद्वानों ने, निफिन ने बांटा है, अलग अलग कल्चरल वर्ल्ड में बांटा है। तो इस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं, जैसे सिंध संस्कृति का प्रदेश हो गया, सिंध संस्कृति का प्रदेश हो गया, बौद्धिक संस्कृति का प्रदेश हो गया, बौद्धिक। तो इस प्रकार से कल्चरल वर्ल्ड सबसे बड़ा है। तो इस ऑर्डर को आप ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और हिंदी में अगर याद रखें तो मंडल परिमंडल, इस प्रकार से मंडल इससे बड़ा है, मंडल परिमंडल ऐसे आएगा। तो हिंदी से ज़्यादा आप ये इंग्लिश वाला जो है इस पर फोकस कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपने इजीली कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नृतात्विक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो इसमें ये 4 इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। इन चारों ने ही जो इंडिया की जो कल्चरल ज्योग्राफी है उस पर, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है, इस पर वर्क किया है। नृतात्विक भूगोल का पिता कहा जाता है किसे, वो बताना है आपको। तो बीएस गुहा जो है वो भारत में सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे विभाग है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, उसके डायरेक्टर थे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है अलग से। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे विभाग का पहला डायरेक्टर कौन था, बीएस गुहा, सर्वे विभाग का पहला डायरेक्टर। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पहला डायरेक्टर था बीएस गुहा। नेक्स्ट है थ्रुस्टन व रंगचारी। तो थ्रुस्टन तो विदेशी है और रंगचारी साउथ का जैसे नाम लग रहा है, तो इससे अपन याद रख लेंगे कि दक्षिणी भारत में जो प्रजातियां हैं उन पर अध्ययन किया, दक्षिण भारत में जो ट्राइबल कास्ट हैं उन पर इनका वर्क है, ट्राइबल कास्ट पे वर्क है। आप इजीली नाम से भी याद रख सकते हैं, कास्ट पर इनका कार्य है, इनकी बुक है। नेक्स्ट है जे.एच. हटन। जे.एच. हटन है, इन्होंने भी भारतीय प्रजातियों पर और जो कास्ट है सिस्टम है उस पर वर्क किया है। इनकी बुक है कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया इनकी बुक है, तभी हम इनको यहाँ स्टडी करें, कास्ट इन इंडिया। और नेक्स्ट है एस.सी. रॉय। एस.सी. रॉय जो है उनको भारत में नृतात्विक भूगोल का पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता नहीं है इनमें से, तो ये भी इजी है, आप इजीली बता देंगे कि इनमें से कौन नहीं है। ग्रिफिथ टेलर जो है इन्होंने जोन एंड स्टेटा थ्योरी दी है, तो ये तो सांस्कृतिक भूगोल में इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ग्रिफिथ टेलर ने जोन एंड स्टेटा थ्योरी दी है प्रजातियों के प्रवास से रिलेटेड। और प्रजातियों का जो जोन एंड स्टेटा थ्योरी, प्रजातियों का जो उद्भव है इन्होंने कहाँ माना है, मध्य एशिया माना है। जोन एंड स्टेटा थ्योरी है इनकी, प्रवास कटिबंध सिद्धांत है। बीएस गुहा को अभी अभी हमने देखा था, नृतात्विक पहले डायरेक्टर थे, ये पहले डायरेक्टर थे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे विभाग के डायरेक्टर थे। इन्होंने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण भी किया है, डायरेक्टर थे ये। और क्रोबर जो है, लुइस क्रोबर जो है, इन्होंने बताया था कि प्रजाति जो है वो जैविक संप्रत्य है, प्रजाति जैविक संप्रत्य है। ऐसी ही एक इनकी भी, ग्रिफिथ टेलर की भी एक डेफिनेशन है कि प्रजाति जो है वो नस्ल का जो है वो वर्णन करती है, न कि सभ्यता का, ना कि सभ्यता का। तो ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशन आ जाती है, सभ्यता नहीं नस्ल को प्रकट करती है। और क्रोबर ने क्या कहा था कि प्रजाति जो है वो जैविक संप्रत्य है, ये क्रोबर की डेफिनेशन है। और अल्फ्रेड वेबर जो है वो औद्योगिक भूगोलवेत्ता हैं, औद्योगिक भूगोलवेत्ता हैं, और इनकी बुक है और इनका प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, थ्योरी ऑफ लोकेशन, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये है 1909 में इनकी बुक है, 1909 में। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो
अल्पतम परिवहन व्यय सिद्धांत है, अल्पतम परिवहन सिद्धांत है इनका, परिवहन सिद्धांत। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अपने नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। द लीस्ट कोस्ट थ्योरी, द लीस्ट ट्रांसपोर्ट कोस्ट थ्योरी, ये भी 1909 में है। इनके जो ये जर्मन थे और इनकी जो मेन जो बुक है वो जर्मन में लिखी गई है, जर्मन उबेर डेन डोर स्टैंडर्ड ऐसे करके है जर्मन जो शब्द है वो, और हमें तो ये याद रखना है इंग्लिश वाला। तो ये क्वेश्चन आपने इजीली क्रैक कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड जो वेबर है वो सांस्कृतिक भूगोलवेता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है सामाजिक भूगोल का विकास किस देश में हुआ, ये आपको बताना है। सामाजिक भूगोल का विकास किस देश में हुआ, तो सामाजिक भूगोल जो है उसका विकास कहाँ से हुआ, आपको ये चारों देश देखने हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। लैटिन अमेरिका, ब्रिटेन, एशिया और फ्रांस। तो जो सामाजिक भूगोल है उसका विकास हुआ था फ्रांस में, और वो भी किसने दिया था, ई रेक्लेस और जो लीप्ले हैं, ई रेक्लेस अराजकतावादी और रिटर का शिष्य, ई रेक्लेस को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। ई रेक्लेस और जो लीप्ले हैं इनका वर्क है, सबसे पहले इनका वर्क आता है। और जो सोशल ज्योग्राफी जो शब्द है वो भी फ्रांसीसी में ही आया था, सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में आया था। सोशले ज्योग्राफी ये शब्द फ्रेंच में है, और सबसे पहले ये शब्द जो है उपयोग किया था होफ ने, जॉन विल्सन होफ ने ये शब्द प्रयोग किया था। तो इसमें सबसे पहले वर्क इनका आता है, और सोशल ज्योग्राफी शब्द है ये फ्रेंच में है, और जे वी होफ ने दिया था सामाजिक भूगोल शब्द दिया था। तो ये ऑप्शन तीनों गलत हो गए अपने, और ये इसमें सही है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक भूगोल से रिलेटेड कौन कौन से विद्वान है, तो ये तीन तो अपन दो तो यहाँ देख लिए, और इसके बाद हर्बर्टसन है, जॉन हर्बर्टसन, इन्होंने प्राकृतिक प्रदेश बताए थे। हर्बर्टसन है, रोक्सबी है, इन्होंने भी मानवीय प्रदेश बताए थे, मानव भूगोल में इनका बहुत वर्क है। रोक्सबी, हर्बर्टसन, पैट्रिक गेडीज, कार्ल सावर तो हमने पहले देख लिया था, कार्ल सावर भी है, एच बैरोज भी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से सामाजिक भूगोलवेता नहीं है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। एक दो बार आप इसको देखेंगे। गेडीज भी है, गेडीज और लीप्ले जो है, लीप्ले सोसाइटी बताया था इन्होंने, और डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो फिर से देख सकते हैं लेक्चर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन के अनुसार मानव विकास का स्तर निम्न में से नहीं है। मानव विकास के जो स्तर बताए थे डार्विन ने, उसमें से अपन को देखना है कि कौन सा नहीं है। तो रूपांतरण फर्स्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट है, अनुकूलन ट्रांसफॉर्मेशन, एडप्शन और प्राकृतिक चयन एडप्शन, नेचुरल सिलेक्शन, उत्परिवर्तन, तो म्यूटेशन बोलते हैं उत्परिवर्तन को, म्यूटेशन। इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, म्यूटेशन। रूपांतरण का मतलब है ट्रांसफॉर्म होना, जो गुण है उनमें विभिन्नता आना, अनुकूलन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति के अनुरूप ढल जाना, गुणों में विभिन्नता आना, ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना। और अनुकूलन का मतलब है किसी भी परिस्थिति के अनुकूल या अनुरूप ढल जाना, परिस्थिति के अनुरूप बदलाव। प्राकृतिक चयन का मतलब है अनुरूप बदलाव, प्राकृतिक चयन का मतलब है प्रकृति के हिसाब से उसमें परिवर्तन आना, प्राकृतिक परिवर्तन आना। और उत्परिवर्तन का मतलब है अचानक से कोई परिवर्तन आना, तो ये अचानक से परिवर्तन जो है ये सिद्धांत इनका नहीं है, अचानक से परिवर्तन आना। जैसे कोई रेडियो थर्मल जो ब्लास्ट हो जाए उससे भी अचानक उत्परिवर्तन आ जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ये वाले जो चेंजेस हैं वो देखे जाते हैं, उत्परिवर्तन जो है। और उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो दिया था ह्यूगो डीवरीज ने, तो ये भी आप डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ह्यूगो डीवरीज ने। और एक बीज कोश का सिद्धांत है, वो है बीजमैन का, बीज कोश का सिद्धांत किसका है, बीजमैन का, बीज कोश से बीजमैन तो याद रह जाएगा, बीजमैन का है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों तो हैं, और ये जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ये है ह्यूगो डीवरीज का। नेक्स्ट देखते हैं, तिब्बत और मंगोलिया को मानव उद्गम का क्षेत्र किसने माना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने उद्गम का जो कल्चरल हार्ट है या जो मानव उद्गम का जो स्थल बोला है वो मध्य एशिया को माना है, और जो डॉट के तरीके हैं मध्य एशिया, और डॉट के तरीके हैं ये मानवशास्त्री हैं, तीनों ही मानवशास्त्री हैं ये, और इन्होंने किसे माना है, अफ्रीका को मानव उद्गम का क्षेत्र माना है। जो आसवर्ण है उन्होंने तिब्बत और मंगोलिया को मानव उद्गम का क्षेत्र माना है, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ, अब वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आसवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय संरचना का सही क्रम है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, इसका ऑर्डर क्या होगा वो आप, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे बड़ा जत्था, गोत्र, झुंड, भातृदल, या फिर झुंड, जत्था, गोत्र या जनजाति, तो आप इसको सोचिए 1 मिनट और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका सही ऑर्डर क्या होगा। सबसे बड़ा जो है इसमें वो क्या होगा,
यहाँ जनजाति है, यहाँ भी जनजाति है, तो जनजाति तो सबसे बड़ी है। जनजाति से पहले झुंड आएगा या गोत्र आएगा, भातृदल सबसे बड़ा होता है। तो इसमें जत्था क्या होता है? जत्था होता है, बैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, जत्थे में एक ही वंश या एक ही गोत्र के लोग होते हैं, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा जत्था। तो यहीं से अपना क्वेश्चन सही हो रहा है। जत्थे में क्या होते हैं? एक ही गोत्र या जो वंश है उसके लोग होते हैं, जत्था या बैंड। जत्था किससे मिलकर बना होता है? जत्था या बैंड में क्या होते हैं? एक ही वंश या गोत्र के लोग, वंश या गोत्र के लोग होते हैं इसमें। तो जत्था तो सबसे छोटा हो गया, बैंड तो। अब देखते हैं अपन गोत्र। गोत्र का मतलब क्या होता है कि जो भी एक ग्रुप है वो सब क्या समझते हैं कि हम एक ही जो व्यक्ति है उसकी संतान है, या फिर उनकी उत्पत्ति या उनका जो पूर्वज है एक ही पूर्वज से उत्पन्न बोल सकते हैं अपन, एक ही पूर्वज से उत्पन्न। और ये क्या इनका एक नियम होता है, ये एक ही गोत्र में शादी नहीं करते, एक ही पूर्वज से उत्पन्न जो व्यक्तियों का समूह होता है वो एक गोत्र में आते हैं। नेक्स्ट है झुंड। झुंड या होर्ड या समूह भी बोल सकते हैं इसको, होर्ड। इसमें क्या होता है कि दो जत्थे या फिर अलग अलग गोत्र के जो लोग मिलकर रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? झुंड हो जाएगा। दो जत्थे या कई सारी गोत्र के मिलने से, दो जत्थे, दो या दो से अधिक जत्थे मिलकर निर्माण करते हैं, इसका मिलकर निर्माण करते हैं। तो आपको ये ऑर्डर समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले जत्था है, फिर गोत्र है, फिर झुंड है। और भातृदल का मतलब क्या होता है? भातृदल में आ जाएंगे जैसे बुआ के लड़के, मासी के लड़के, मामा के लड़के, ये सब जो है ये भातृदल में आ जाएंगे, फट्टे में आ जाएंगे। कई गोत्र के मिलने से बनता है, ये भी कई गोत्र के मिलने से बनता है, कई गोत्र के मिलने से बनता है, जैसे मामा के लड़के, मासी के लड़के, इस प्रकार से भातृदल उसको बोलते हैं। नेक्स्ट फिर हो जाएगा जनजाति। जनजाति कई सारे ये जत्था, गोत्र और झुंड ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे। जत्था प्लस गोत्र प्लस झुंड प्लस ये भातृदल हो जाएंगे जिसमें कई सारे, तो वो एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा, भातृदल, ये जनजाति में आ जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहीं से ये हो रहा है कि जत्था सबसे छोटा है, फिर गोत्र और फिर झुंड और फिर भातृदल और फिर सबसे बड़ी है जनजाति या एक कम्युनिटी बोल सकते हैं अपन इसको, जनजाति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसमें झुंड सबसे बड़ा दिखा रखा है और इसमें भी गोत्र को, जत्थे को इससे बड़ा दिखा रखा है गोत्र को, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन देखते हैं। मानव प्रजाति का वर्गीकरण प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर होता है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन देखी थी, जैसे अपन ने कोबर ने क्या कहा था और हेडन ने क्या कहा है, ग्रिफिथ टेलर की जो स्टेटमेंट है उनके हिसाब से आपको देखना है कि किस विद्वान ने प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर और मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया है। तो कोबर ने क्या कहा था? कोबर ने कहा था कि जो मानव प्रजाति है वो एक जैविक संकल्पना है, जैविक संकल्पना है, न कि सामाजिक सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक से इसका कोई रिलेशन नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक न होकर क्या है? जैविक संकल्पना है। इसी प्रकार से हेडन ने क्या कहा था? हेडन ने कहा था प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर ये बताया था कि एक जो प्रजाति है उसको अपन दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं? प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर। प्राकृतिक लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है, प्राकृतिक लक्षणों में भिन्नता। नेक्स्ट है होवेल। होवेल जो है इन्होंने भी इसी में वर्क किया हुआ है। इन्होंने जो बताया वो भी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर ही बताया था। शारीरिक विशेषताओं और रक्त जो वर्ग है उसको, ब्लड ग्रुप जो है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया और रक्त वर्ग को शामिल किया, रक्त वर्ग को शामिल किया, प्रजनन प्रक्रिया को भी शामिल किया। तो शारीरिक विशेषता तो सब में ही आ रहा है, तो हमें रक्त वर्ग के हिसाब से होवेल को याद रखना है और हेडन को याद रखना है प्राकृतिक लक्षणों में भिन्नता के आधार पर। और प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर ही ब्लांस का जो स्टेटमेंट है वो है आकृतिक, ये इसमें आकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है, आकृतिक लक्षणों के आधार पर। तो आकृतिक लक्षण है, मोर्फोलॉजी है, उससे रिलेटेड किसका वर्क है? मोर्फोलॉजी से रिलेटेड जो वर्क है वो है ब्लांस का। तो आपको प्राकृतिक और आकृतिक में ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आकृतिक है, मोर्फोलॉजी से रिलेटेड है। आकृति में क्या विशेषता है? तो ये ब्लांस का स्टेटमेंट है। प्राकृतिक लक्षण है वो है हेडन का, तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है। और जो अपन ने देखा था ग्रिफिथ टेलर का पहले ही देख लिया था कि जो जैविक नस्ल को प्रकट करता है, नहीं कि सभ्यता को। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन, जोन एंड स्टेटा थ्योरी से रिलेटेड है। जोन एंड स्टेटा थ्योरी क्या कहती है? प्रवास से रिलेटेड है जोन एंड स्टेटा थ्योरी, और ग्रिफिथ टेलर ने दी थी 1919 में दी थी। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोन एंड स्टेटा थ्योरी है उस पर किसका वर्क है? ग्रिफिथ टेलर का। और कब दी थी ये? 1919 में। इनका क्या कहना है कि जो सबसे पुरानी प्रजाति है वो महाद्वीपों के बिल्कुल बाहरी भाग पर पाई जाती है, बाहरी भाग पर सबसे पुरानी, और जो सबसे नवीन जो है वो बिल्कुल मध्य में क्या पाई जाएगी? जो नवीन है वो मध्य में पाई जाएगी, नवीन। और इनकी जो संकल्पना है बाहरी भाग में सबसे पुरानी, प्राचीन, इनकी जो संकल्पना है वो कहाँ से शुरू होती है? शुरू होती है ग्रेट आइस एज से, ग्रेट आइस एज से पहले। ग्रेट आइस एज पर किसका वर्क है? ग्रेट आइस एज पर है लुइस अगासिस का। लुइस अगासिस का वर्क है सबसे पहले, अगासिस।
और इस पर जो बुक लिखी है वो किसकी है? जेम्स गीकी की। जेम्स गीकी की। तो एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन मिल गए आपको? जेम्स गीकी की बुक है और इसमें जो प्लेस्टोसिन युग है, महान जो हिमकाल है प्लेस्टोसिन युग, उसके बारे में बताया गया है, प्लेस्टोसिन युग के बारे में। प्लेस्टोसिन युग, तो इनकी संकल्पना किससे शुरू होती है? ग्रेट आइस एज से पहले होती है कि हिमकाल से पहले, हिमकाल से पहले। तो समस्त प्रजातियों का उद्गम जो है इन्होंने एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग से माना है और फिर वो क्या है, बाहर की ओर उनका स्थानांतरण हुआ। और जलवायु परिवर्तन के कारण इनका ये भी पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन का जो कंसेप्ट है वो कौन सा सिद्धांत है वो इसमें शामिल करता है। तो जोन एंड स्टेटा थ्योरी है, उसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये लोग बाहर की तरफ फैल गए। निग्रिटो जो है, निग्रिटो जो है वो सबसे बाहर की ओर चले गए, निग्रिटो। और उषा काल आने पर ये वापस मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर आ गए और वहाँ पर दूसरी प्रजाति का विकास हुआ। उषा काल आने पर वापस आए और फिर दूसरी प्रजाति का विकास हुआ। इसी प्रकार से पुनः जलवायु परिवर्तन होने से जो द्वितीयक जो नई प्रजाति है वो भी बाहर की तरफ चली गई। तो इस प्रकार से जोन एंड स्टेटा थ्योरी आपको समझ में आई होगी। किससे रिलेटेड है? जो प्रजाति है उनका उद्भव कैसे हुआ और फिर उनका प्रवास कैसे हुआ, उससे रिलेटेड है। और इन्होंने इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, ये जो मूल आधार है इस सिद्धांत के वो है प्रवास की प्रक्रिया, ग्रंथि रस का प्रभाव और कटिबंध स्तर अवधारणा। तो ये तीनों ही इनके मुख्य आधार हैं इस सिद्धांत के और इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए। कितने क्वेश्चन सही हुए आप ज़रूर से बताएंगे और ये भी अच्छा, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो इसको कल्चरल हार्ट को आप नोट कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं।